नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीम। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज छात्रों की बात हम फिर से करेंगे, जेएनजी की बात तो करनी ही होगी। दिल्ली में समझौता हुआ, आंदोलन खत्म हुआ। समझौते में इस बात पर सहमति बनी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कि देश भर में जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है वहां गिरफ्तार किए गए छात्रों को छोड़ा जाएगा, आगे कोई मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन इसके उलट बिहार में बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। तेज प्रताप यादव भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। तो दिल्ली के समझौते के उलट बिहार में कैसे हो रहा है? कल रात भर पुलिस और कोर्ट मतलब मजिस्ट्रेट के आवास पर बड़ी संख्या में गिरफ्तार छात्रों को ले जाया गया। हमारे रिपोर्टर अभिषेक लगातार कवर कर रहे थे। जेल जाते हुए छात्र रो रहे थे और वह कह रहे थे कि उनकी गलती ये थी कि उनके भीतर देशभक्ति जाग चुका था और वह अपनी बातों को रखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सड़क पर उतरे हुए थे। तो छात्रों की बात होगी, जेएनजी की बात होगी, हाई फ्रेंड्स की बात होगी और इसके साथ अजीत जी बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की बात होगी। देखिए, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव कल 28 जुलाई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। अब यह चुनाव इतना तीखा हो चुका है, मत पूछिए। ऐसा चुनाव शायद ही कभी पटना ने या बिहार ने देखा होगा। और अब तो यह लगने लगा है कि चुनाव ऐसा हो जाएगा, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस कारण हुआ है कि प्रशांत किशोर मैदान में आ गए हैं कि यदि चुनाव ऐसा हो गया तो इस बात की उम्मीद भाजपा को रहती तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर की विधायकी अभी नहीं छोड़ते, 2028 तक इंतजार करते। क्या फर्क पड़ता था? राज्यसभा बाद में जाते, 2029 में लोकसभा के साथ ही बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होता। तो इतनी मशक्कत की मत पूछिए। जब हम आपके साथ कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पटना में बीजेपी का रोड शो चल रहा है। मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तो डेरा ही डाल दिया है और उधर से तेजस्वी यादव। देखिए हालात क्या है, स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि आरजेडी की हालत थोड़ी बहुत भी सुधरती है तो प्रशांत किशोर की सेहत खराब होगी। लेकिन जब तेजस्वी यादव रोड शो के लिए उतरे तो लोगों का भरोसा जाग गया है। इस बात की भविष्यवाणी अभी हम नहीं कर सकते। आज रात का इंतजार होगा जब तेजस्वी यादव की बातों पर मंथन शुरू होगा, क्योंकि हमने यह देखा और समझा। हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि जहां जहां तेजस्वी यादव जा रहे थे पीछे से लोग कह रहे थे इनका क्या भरोसा, कल आए हैं फिर कल विदेश चले जाएंगे। तो यह भ्रम की स्थिति है। और प्रशांत किशोर देखिए किस तरीके की मेहनत हो रही। देखिए हमने कल रात से टेली कॉलिंग कराया बांकीपुर विधानसभा के मतदाताओं के पास। 1122 लोगों के पास हमारे रिपोर्टरों ने और अन्य साथियों ने कॉल पर बातचीत की और जो उसके आंकड़े हैं वह आंकड़े बता रहे हैं कि अभी लड़ाई 52-48 की है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि 52 किसके साथ है और 48 किसके साथ है। चुनाव होने में अभी 72 घंटे बचे हैं तो 48 वाले 56 पर चले जाएंगे कि 52 वाले 44 पर आ जाएंगे। लड़ाई बहुत कठिन है। कौन जीत जाएगा कौन हारेगा कहना बड़ा ही मुश्किल है। और प्रशांत किशोर इसलिए लड़ाई में हैं क्योंकि उनके मतदाता पहले से उनके पास नहीं थे। भाजपा में टूट है, आरजेडी में फूट है और संभालते संभालते अब तो देखिए मनोज तिवारी, पवन सिंह, अब तो आज देखा हमने मनोज तिवारी पर कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष ने कहा रिंकिया के पापा के बारे में क्या कहना है। उन्हें आप लोग गंभीरता से भी लेते हैं क्या? मैं तो गंभीरता से नहीं लेता हूं। पढ़े लिखे लोग अब रिंकिया के पापा मनोज तिवारी को गंभीरता से लेने लगेंगे तब तो लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि यदि हम 5 मिनट के लिए उन्हें बुला लें शिक्षा पर बातचीत करने के लिए तो वे 5 मिनट बातचीत नहीं कर पाएंगे, वह हिंदू और मुस्लिम करने लगेंगे। तो जबरदस्त विरोध, मुर्गा भात की पार्टियां चल रही हैं, रुपए भी बट रहे हैं, सभी तरफ से सभी तरह की तैयारी है। लेकिन बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव इतना सस्पेंस भरा है। शाखा
आरएसएस की शाखा में शामिल होने वाले लोग भी बदलाव की बात करने लगे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस फूट को कैसे रोका जाएगा और चुनाव के दिन क्या होगा। संगठन के माध्यम से बीजेपी की जो ताकत है, यह भी शक लगने लगा है, शंका होने लगी है कि कहीं ऐसा न हो कि वोटर को हम निकालें और वे वोटर जाकर प्रशांत किशोर को वोट कर दें। और सबसे बड़ा भय है कि यदि जेन जी जो आंदोलन पर है, जो अपने माता पिता की बात सुनने को भी तैयार नहीं है, न मोदी भक्तों का, न मोदी विरोधियों का, उनकी मानसिकता अलग है। यदि वे निकले वोट करने के लिए तो फिर क्या होगा। तो बांकीपुर की चर्चा पहले, उसके बाद छात्रों की बात करेंगे, क्योंकि बांकीपुर की चर्चा तो आगे 5-7 दिनों तक छात्रों पर जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। इस टिप्पणी के साथ आगे आप अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग तो लगातार ही बांकीपुर की बात कर रहे हैं। बांकीपुर में सचमुच इतना नजदीकी चुनाव है, जो एक दिन और हम लोगों ने चर्चा की थी, जब हम लोगों के यहाँ यही हेडिंग भी थी एक तरह से कि आरजेडी साफ है और 50 और बाकी हाफ हाफ है, बीजेपी और जनसुराज पार्टी हाफ हाफ है। तो अभी भी वही स्थिति है, हाफ हाफ है। और ये सचमुच बड़ी चौंकाने वाली बात है कि पवन सिंह की रैली में भी जो भीड़ थी, उसका भी वैसा रिस्पांस नहीं था जिस तरह का रिस्पांस लोगों से प्रशांत किशोर को मिल रहा है। और मनोज तिवारी को लेकर के भी उस तरह की धारणा लोगों के मन में नहीं है, ना कोई बहुत पॉजिटिव ख्याल लोगों को नहीं आ रहे हैं कि इसकी वजह से बीजेपी को वोट दे देना चाहिए। और जब जेडीयू के लोग उतरे तो फिर उसमें जो संजय झा ने कहा, वो तो हम सब लोगों ने सुना ही कि वोटर निकले या नहीं, वोटिंग परसेंटेज बढ़े या नहीं, ये एक बड़ी चिंता है। और उन्होंने 2006 क्या उदाहरण भी दिया, जब पहली बार नितिन नवीन चुनाव लड़े थे और 20% के करीब वोटिंग हुई थी। 19%। अभी कोई स्थिति नहीं है, अभी 20% के करीब, मतलब 19-18 जो भी वो कह रहे थे। तो ये अभी अब ऐसी स्थिति नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा, क्योंकि वोटर इतना चार्ज हो गया है, एटमॉस्फेयर इतना चार्ज है बांकीपुर का, कि ये गुंजाइश कम है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत गिरेगा। जितना आम चुनाव, सामान्य चुनाव में, जो आम चुनाव में हुआ नवंबर 2025 में, उसी के आसपास वोटिंग होगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मतदाताओं में बहुत उत्साह है, लोग चाह रहे हैं इस बार। और जब बदलाव की बात आती है, जब लोग बदलाव की बात करने लगते हैं, तब वोटिंग परसेंटेज बल्कि बढ़ भी जाता है। तो ये स्थिति है वहां। तो ये भी बीजेपी को इस पर भी नजर रखनी होगी। जब वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है तो आमतौर पर यथास्थिति की संभावना जताई जाती है कि सब आदमी उनके निकले और उन्होंने जो स्थिति है, जो है वही रहेगा। अगर बढ़ता है, उत्साह दिख रहा है, तो वो बदलाव के लिए हो सकता है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। और जब बदलाव की चर्चा होती है ज्ञानेश्वर जी, तो वो चर्चा सचमुच रिफ्लेक्ट करती है नतीजों में। बिल्कुल, हम लोग देख रहे थे चुनाव में कोई बदलाव की बात बिहार में नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट किया उसमें। लेकिन जहां बदलाव की बात हुई, जैसे तमिलनाडु में लोग बदलाव की बात कर रहे थे, तो बदल ही दिया लोगों ने, बिल्कुल नई आई पार्टी को चुन दिया लोगों ने। बिल्कुल। और ये भी नहीं होता है कि एकदम से पहले बंगाल में देखिए, बंगाल में सब आदमी बदलाव की बात कर रहा था, और बदलाव की बात सुनने को मिल रही थी कि आप 5 आदमी से बात करिए तो उसमें 3 आदमी कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। डर ऐसा है अजीत जी, डर ऐसा है, प्रशांत किशोर की एक संघर्ष वाहिनी है, जनसुराज संघर्ष वाहिनी, कुछ लड़के उसमें शामिल हैं और वह पूरे बांकीपुर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। कहां सड़कें टूटी हुई हैं, कहां नालियां टूटी हुई हैं, उन्हें वह दिखा रहे हैं। और जहां वो दिखा दे रहे हैं, जहां का वीडियो बना दे रहे हैं, उस रात को ही वह सड़क बन जा रही है। चाहे जैसे बन रही हो, नाले ठीक हो जा रहे हैं, मेनहोल पर लगाए जा रहे हैं, ढक्कन लगाए जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा खौफ पहले कोई पूछता नहीं था। और बांकीपुर में क्या पूछना, बांकीपुर तो बीजेपी का गढ़, लेकिन गढ़ में इतना बड़ा खौफ है कि मत पूछिए, मत पूछिए। देखिए, वो तो ये है कि अब कोई वो लोग, हम लोग पहले इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी ऐसी चुनाव लड़ती है, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ती है। ये नहीं, मतलब ये रिग्रेट नहीं रखती है बीजेपी की चुनाव के बाद अगर नतीजे गड़बड़ा गए तो समीक्षा में ये ना हो कि हमने ये काम किया होता तो जीत जाते, या ये काम किया होता तो नतीजे दूसरे होते, या कुछ और लोगों को हमने प्रचार में उतारा होता। वो कोई मौका नहीं छोड़ती है। हर नतीजे कई बार उसके अनुकूल नहीं आते हैं, इसके बावजूद चुनाव लड़ने के समय कोई कसर नहीं छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार भी उसी अंदाज में लड़ रही है। तमाम बड़े नेता उसके चुनाव मैदान में है। जेडीयू के लोगों को भी प्रचार में उतार ही दिया है। बाकी सारा जो चिराग पासवान भी कल आ रहे हैं, चिराग पासवान का कार्यक्रम भी लगा है। और आपको देखकर हैरत होगी कि लोग मुर्गा भात खाकर आ रहे हैं भाजपा की पार्टियों में, और जैसे ही वहां से निकल रहे, वो बदलाव की बात करने लगते हैं, वो बदलाव की बात करने लगते हैं।
हाँ बिल्कुल, तो ये वही बदलाव की बात वहाँ ये सुनने को मिल रही है, इसका तभी ये बात बीजेपी के लोग भी सुन ही रहे होंगे, तो उनको लग हम्म, रहा होगा कि बदलाव की बात हो रही है, तो उसको कैसे रोके। एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे खत्म करें या कम करें। देखिए, हम्म, बीजेपी को प्रशांत किशोर को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हम्म, प्रशांत किशोर जीरो से लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर सात बिल्कुल। हजार वोट तो उनकी पार्टी को मिला था, वहां से लड़ रहे हैं। और हम्म, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा वोट आधार है, वो वहां से लड़ रही है। उसके पास 1 लाख का वोट है, जो पिछली बार भी मिला हुआ था, वो वहां से लड़ रही है। और जो सामाजिक समीकरण है, वो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 3,80,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 3 लाख वोट बीजेपी के सामाजिक समीकरण का है, एनडीए के जी, सामाजिक समीकरण। हम्म, तो इसलिए बीजेपी को उतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी प्रशांत किशोर को करनी है। हम्म, बीजेपी को अपना वोट बचा के रखना है। और प्रशांत किशोर की इस मतलब प्रशांत किशोर कैसे लड़ाई में आ गए हैं या कैसे इतने नजदीक पहुंचे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि बीजेपी का वोट टूट रहा है। हम्म, बीजेपी के वोट टूटने से ही, मतलब बीजेपी के विरोधी वोट से वो नहीं जीत सकते हैं। जी, बीजेपी का विरोधी वोट है, उसे कोई नहीं जीत सकता है। मतलब उस वोट हम्म, से तो आरजेडी को देख ही रहे हैं हम लोग, इतने वर्षों से लड़ते हुए 10 चुनाव तो ये लोग लड़े ही, नहीं जीत पाए वहां, तो हम्म, वो नहीं जीत सकते। जब तक बीजेपी का वोट नहीं टूटेगा, तब तक दूसरा कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता। बिल्कुल। प्रशांत किशोर अभी बहुत आगे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बीजेपी का वोट टूट रहा है। और हम्म, बीजेपी के वोट में जो उसका सबसे भरोसेमंद वोट है, वो वोट टूट रहा है। और वो सबसे भरोसेमंद वोट जो बीजेपी का है, जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति पूरी आस्था रखने वाला है, उसमें महिलाओं का वोट है और उसमें फॉरवर्ड्स का वोट है। ये दो महिलाओं की वोट स्थिति आधार तो जो है। गजब है अजीत जी, महिलाओं की स्थिति गजब है। भाजपा की सभाओं में महिलाएं कम दिख रही हैं, प्रशांत किशोर की सभाओं में महिलाएं दिख रही हैं, डॉक्टर्स दिख रही हैं, वकील दिख रहे हैं। और मत पूछिए, महिलाओं ने तो पटना में कमाल ही कर रखा। क्या नतीजा होगा? हम कह रहे हैं 52-48 है, 52-48। हम ये नहीं कर रहे 52 किसका है, 48 किसका है, क्योंकि 24 घंटे में क्या बदलेगा, 48 घंटे में क्या बदलेगा, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। नजदीकी लड़ाई है इसी की वजह से, क्योंकि बीजेपी का जो अपना कोर वोटर है, हम्म, वो वोट उससे अलग हो रहा है। और वो वोट मेन, उसको मुख्य रूप से जो ध्यान रखने का वोटर की जरूरत थी, वो फॉरवर्ड वोट है, हम्म, जो 1,35,000 है। पूरे बिहार के स्तर पर आप अगर नहीं भी ध्यान रखते हैं तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप मानते हैं कि 10% है फॉरवर्ड। हम्म, तो आप मान लीजिए कि काम चला सकते हैं कि भाई छोड़ दो, इग्नोर कर दो। अभी तक करके बीजेपी ने हालांकि देख लिया, वो उसका नुकसान क्या हुआ बीजेपी को ये भी पता चल गया है। ये जो हम्म, सारा आंदोलन हुआ, खैर उस पर हम लोग अभी बाद में आगे वाले उसमें चर्चा करेंगे। तो वो उसको पूरे प्रदेश के स्तर पर तो आप इग्नोर कर सकते हैं एक बार, लेकिन कम बिल्कुल। से कम बांकीपुर में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी, बांकीपुर की स्थिति है कि 1/3 से ज्यादा, 33% से ज्यादा वहां फॉरवर्ड है। चौदह हम्म, परसेंट 15% तो अकेले कायस्थ है वहां। तो हम्म, 33-34% जहां एक फॉरवर्ड की आबादी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर वो टूटा, तो फिर उसके बाद कोई दूसरा वोट आपको आकर के नहीं बचा सकता है, अगर वो वोट टूटा तो जी, बीजेपी की चिंता इसलिए है कि फॉरवर्ड टूट रहा है, फॉरवर्ड में लोगों में नाराजगी है, लोग खुल के बोल रहे हैं। इसके हम्म, पहले लोग बोलते थे बीजेपी को जिताने के लिए, बीजेपी का समर्थक सबसे ज्यादा वोकल होता था कि बीजेपी बिल्कुल। जीतेगी, हम बीजेपी को वोट देंगे। इस बार उससे ज्यादा वोकल प्रशांत किशोर का वोटर दिख रहा है। हर हम्म, जगह प्रशांत किशोर का वोटर कह रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे, या हम्म, हम प्रशांत किशोर जीतेंगे, हम प्रशांत किशोर को वोट दे रहे हैं। और ये भी कह रहा है कि हम पहले बीजेपी को वोट देते थे। जी, ये कल जो है, कल के इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबी रिपोर्ट छपी है, और ग्राउंड की रिपोर्ट है, इसलिए हम कोट कर रहे हैं, कोई वो एनालिसिस नहीं है। हम्म, एनालिसिस होता तो उसकी जरूरत नहीं होती, चूंकि वो तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं, तो किसी और के एनालिसिस की हम लोग की जरूरत क्या है हम लोगों को। जी, लेकिन वो ग्राउंड की रिपोर्ट थी, जिसमें नाम के साथ लिखा हुआ था कि हम्म, अमुक वोटर, अमुक जगह का वोटर, उसने कहा कि हम पहले बीजेपी को वोट देते थे, इस बार प्रशांत किशोर को वोट देंगे। तो बिल्कुल। संतोष सिंह और युवराज सिंह की रिपोर्ट थी। और हम संतोष सिंह को तो जानते ही हैं हम लोग कि कोई मिलावट नहीं करते हैं रिपोर्ट में नहीं करते जनरली। हैं। जी, हाँ, तो इसलिए उन्होंने उनकी रिपोर्ट पर इसलिए भरोसे के साथ हम कोट कर रहे हैं। बीजेपी का अपना वोटर है, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी का जो अपना बहुत सारा वोटर है, जो बीजेपी के साथ अभी भी है। और हम्म, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देते थे, बीजेपी को ही देंगे। प्रशांत किशोर का क्या है, आज आए हैं, कल पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। और वो हम्म, उनका ये, यहाँ तो नितिन नवीन यहीं के रहने वाले हैं, बीजेपी का यही आधार है, हम बीजेपी को देंगे। उसका वोटर अपना कुछ है। लेकिन बिल्कुल। प्रशांत किशोर की तरफ जो वोट है, जो ज्यादातर लोग हैं, वो हम्म, बीजेपी वाले ही हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हम वोट देते थे, इस बार प्रशांत किशोर को वोट देंगे। और जिस 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 वाक्य से उन्होंने रिपोर्ट शुरू किया ज्ञानेश्वर जी, वो बड़ा स्ट्राइकिंग है। और वो फिर हम्म, यहाँ के आंदोलन से भी जुड़ेगा, दिल्ली के आंदोलन से भी। उसमें एक व्यक्ति ने उनको कहा कि 100 हाथियों के झुंड में एक ऊंट की जरूरत है। हम्म, तो ये इसका मतलब था कि वहां बांकीपुर के लोग भी समझ रहे हैं कि बीजेपी बेलगाम हो गई।
सत्ता बेलगाम हो गई है, लोग बात नहीं सुन रहे हैं जनता की, न छात्रों की सुन रहे हैं, न आम जनता की सुन रहे हैं। तो ये नहीं सुन रहे हैं, तो इन पर लगाम लगाने के लिए एक ऊंट की जरूरत है। हम लोग जानते हैं कि ऊंट क्यों जरूरी होता है। वो हाथी जो है काबू में आता है ऊंट से, वो कान चबाने लगता है, उसकी ऊंची गर्दन होती है, वो कान चबाने लगता है, तो वो फिर शांत हो जाता है हाथी। तो उसने कहा, एक व्यक्ति ने, कोई पुराना समझदारी व्यक्ति होगा जिसको उन लोगों ने कोट किया है कि ऊंट की जरूरत है। तो प्रशांत किशोर को अगर इस भूमिका में लोग देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इतना प्रचंड बहुमत आने के बाद मनमानी कर रही है या कर सकती है, उस पर काबू करना है, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बांकीपुर बीजेपी का अपना क्षेत्र है, लोग बीजेपी के हैं, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बेलगाम हो गई और प्रशांत किशोर के रूप में एक ऊंट की जरूरत है जो काबू करे हाथियों के झुंड को। तो ये उस रिपोर्ट में था, और मतलब युवाओं का था, लड़कियों का था, जिन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे और हम बीजेपी इनको प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। तो ये अच्छा आरजेडी का भी है, आरजेडी के एक दो समर्थकों का है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। जितना जितना जिक्र है, हमको लगता है कि वोट में, चुनाव में उनकी उपस्थिति भी उतनी ही है जितना वो, अगर 4 कॉलम की रिपोर्ट में अगर आपकी 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन में निपटा दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि उतना ही आपका लड़ाई में आप उतने ही है। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है। प्रशांत किशोर की ताकत यह है कि वो बीजेपी का वोट तोड़ के अपनी तरफ ले आ रहे हैं, तो ये दोहरा नुकसान होगा, बीजेपी का वोट टूट के उनकी तरफ जा रहा है। तो और अब ये जो आपने इनकी बात कही, क्या नाम है अपने, तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव की पार्टी को लेकर के अब अचानक वो कल आए हैं और आकर के वो सरकार पर ऐसे बरस रहे हैं, ऐसी भाषा में बोल रहे हैं जैसे उन्होंने ही सब सेट किया था। बच्चों को आंदोलन, छात्रों का आंदोलन उन्होंने ही कराया। भाई, जिस आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं है, मतलब आपको वहां किसी तरह का कोई योगदान नहीं, और आप फिर कैसे उसका क्रेडिट आप लेने आ रहे हैं, और उसके साथ, उससे आपके साथ कौन जाएगा? ये जो ये छात्र हैं, जो आंदोलित हैं, या फिर जो घर में बैठा हुआ सड़क पर नहीं भी निकला है, वो किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और आरजेडी पार्टी के किसी भी नेता का यह बयान कि सम्राट चौधरी सड़क छाप है, शोभा नहीं देता है। आरजेडी पार्टी का जो चाल चरित्र रहा है, वह सम्राट चौधरी को सड़क छाप, और किसी भी मुख्यमंत्री को देखिए, चाहे वह राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, चाहे श्री बाबू हो, चाहे कोई कर्पूरी ठाकुर हो, किसी मुख्यमंत्री को यदि सड़क छाप करते हैं तो वह मुख्यमंत्री आपका है, वह मुख्यमंत्री मेरा है। आप बिहार की जगहसाई कराते हैं। नहीं, बिल्कुल ज्ञान सर जी, और ये बहुत ही खराब स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही खराब है। देखिए, सड़क छाप आदमी वाला तो कोई हमने नहीं देखा है सम्राट चौधरी को सड़क छाप का कोई काम करते हुए। अब कभी स्कूल कॉलेज में किसी ने देखा हो तो अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, और न उन्होंने कहा है, न उनका आचरण है ऐसा। लालू यादव तो हमेशा कहते रहे कि हम सड़क छाप आचरण करते थे। लालू यादव तो हमेशा कहते थे कि बस में चलते थे तो हम लोग किराया नहीं देते थे, टिकट का पैसा नहीं होता था तो हम लोग किराया नहीं देते थे। कॉलेज में क्या करते थे और बस में क्या करते थे, ये सब तो लालू यादव खुद ही बताए हुए हैं। जेपी के आंदोलन में कैसे झूठ बोल करके अपने मरने की अफवाह उड़ा ली थी। तो सारा आचरण जिस पूरी राजनीति आरजेडी की लालू यादव ने की, और हमेशा खुद ही कहे हैं कि वो सड़क छाप आचरण करते रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी को और बिहार के मुख्यमंत्री को। तो ये इसलिए कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि इन्होंने जो नुकसान किया उसको कंपनसेट करना है। बिल्कुल, ये चुनाव में पूरे चुनाव रहे नहीं, पूरे जुलाई के महीने में नहीं आ जाते। अजीत जी देखिए, अब कैसे व्याख्या हो रही है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की। नितिन नवीन तो बांकीपुर के ही हैं और चुनाव भी वे ही लड़ रहे हैं। और देखिए, अब प्रशांत किशोर तो सभाओं में चुनौती दे रहे हैं कि ठीक है, आप बीजेपी के उम्मीदवार को बुला लीजिए, मेरे साथ बुला लीजिए, जहां बुलाइए वहां मैं आने को तैयार हूं। एक बार नहीं, 3 बार बुलाइए, और 5-5 मिनट 10-10 मिनट का समय दीजिए। और यदि आपको लगता है कि दोनों को सुनने के बाद यदि बीजेपी को ही वोट देना ठीक है, उम्मीदवार को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, तो आप उसी को वोट दीजिए, मैं भी आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो एक पहली बात तो वह खुली चुनौती दे रहे हैं बहस की। अब देखिए जनता क्या व्याख्या कर रही है। नितिन नवीन तो बांकीपुर के ही, नीरज सिन्हा भी बांकीपुर के, इसमें भी कोई शक नहीं है। और कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, वह कह भी रहे हैं कि हम तो चुनाव जितवाते रहे हैं, अब खुद लड़ने आए। प्रशांत किशोर के बारे में व्याख्या यह है कि इतनी बड़ी हार, जिसमें 200 से अधिक उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, कहीं एक जीत नहीं मिली। सभी लोगों ने यह सोचा था कि प्रशांत किशोर बिहार से भाग जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार से भागे नहीं। बिहार के जिलों में, बिहार के गांवों में फिर से घूमने लगे। और यह भी कि प्रशांत किशोर को विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी, वह कहीं से भी विधान पार्षद और सांसद बन सकते थे, लेकिन बिहार में रहकर फिर से चुनाव लड़ रहे। और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं,
मौका मिले न मिले, चाहे बिहार में जो कुछ घटित हो रहा हो, उन्हें विदेश जाने में कहीं देरी नहीं होती है। तो यह व्याख्या भी होने लगी है। दो लोग रहने वाले हैं, एक स्थायी निवासी है नितिन नवीन, नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर भी बिहार नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कब विदेश चले जाते हैं। अब तो देखिए, बंटी यादव की 13वीं में भी प्रशांत किशोर पहुंच गए थे कल। बंटी यादव की 13वीं में भी प्रशांत किशोर पहुंच गए थे। तो ये स्थिति, व्याख्या ये हो रही है, कौन छोड़ने वाला कौन जाने वाला। तो आज आप चुनाव प्रचार करने आए हैं, कल फिर कहीं चले जाएंगे, इसकी कहां गारंटी है। हाँ, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए, हम वही कह रहे हैं, उसी को कंपनसेट करने के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, या इतनी इतनी उग्र और आक्रामक बातें कर रहे हैं, ताकि लोग रिएक्शन दे, बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसा रिएक्शन आए, फिर ये अपना रिएक्शन दे। ये अब जो अभी गैर हाजिर रहे 1 महीने तक, करीब 25 दिन तक, उसको कंपनसेट करना है 2 दिन में, तो वो होगा नहीं। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 25 दिन नहीं रहे और 2 दिन आकर के और उसको घूमे, 2 दिन में सब कंपनसेट करते, वो नहीं होता है। ये वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो उसको जितने दिन गैर हाजिर है उसको कंपनसेट कर दें, और बीजेपी के साथ अगर झगड़ा बढ़ा लेते हैं, बीजेपी भी उनको रिस्पॉन्ड करे और वो बीजेपी को अटैक करे, तो फिर जो पहले आपने कहा कि प्रशांत किशोर का थोड़ा नुकसान हो जाए, वो आरजेडी को लड़ाई में खींच के ले आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के लिए इतना बड़ा इशू बनाया है उन्होंने छात्रों का, जिस आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं। पटना देश में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, छात्रों, ये एक ऐतिहासिक समय होता है। ऐसे समय बहुत कम आते, 14 साल के बाद, अन्ना हजारे के बाद ये समय आया। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि बीपी सिंह के समय जो आंदोलन हुआ, उसके बाद उसके पहले जेपी का हुआ था, फिर बीपी सिंह का हुआ, फिर तब अन्ना हजारे का हुआ, फिर ये हुआ। ये इतिहास में दर्ज होने वाला क्षण था। उस क्षण में नहीं थे तेजस्वी यादव, आंदोलन में शामिल होने तो छोड़ दीजिए, देश में ही नहीं थे। तो ये जब आप उसका हिस्सा ही नहीं है किसी तरह से, तो आप उसका क्रेडिट लेने की आप कोशिश कर रहे हैं, और उसका मकसद सिर्फ इतना है कि बीजेपी वर्सेज आरजेडी बनवाया जाए। ये स्थिति बीजेपी को भी ज्ञानेश्वर जी सूट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को भी ये सूट कर रही है कि अगर वो कुछ वोट अगर काट लेंगे, जो एंटी बीजेपी वोट है, प्रशांत किशोर की तरफ जाने से रोक देंगे, तो बीजेपी के लिए थोड़ी कंफर्टेबल स्थिति हो जाएगी। और बीजेपी बाकी अपना इस आधार पर, मतलब अपना भरोसे में है कि हमारा इतना बड़ा वोट आधार है, उसमें से कितना ही टूटेगा। अगर कुछ टूट जाता है, कुछ पढ़े लिखे लोग अगर चले भी जाते हैं, तो हमारा जो कोर, मतलब भाई आइडियोलॉजिकली जो हमारा अलाइंड है हमारे साथ, जो हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर, वो हमारे साथ रहेगा। वो कहाँ जाएगा, वो तो देगा हम। हिंदुत्व का एजेंडा चल नहीं पा रहा है जी। देखिए, हिंदुत्व का एजेंडा, और हम फिर से बहुत साफगोई के साथ करें, कायस्थ और कुशवाहा, इन 2 जातियों के अलावा बाकी सभी जातियों में टूट है। बाकी सभी जातियों में टूट है। कहीं कुछ प्रतिशत टूट है, कहीं कुछ अधिक प्रतिशत टूट है, लेकिन टूट है। और यह बीजेपी के सामाजिक समीकरण को आगे भी प्रभावित करेगा। देखिए, इतनी बड़ी तैयारी आपने कर ली, कोई जाति के बारे में आप गारंटी से नहीं कर सकते हैं। महिलाएं कहां विपक्ष मतलब राजद होता था, कहां दिखती थी, लेकिन अब महिलाएं सड़कों पर उतरकर, और जिस तरीके से चुनाव की घमाघट, और कुछ गलतियां भी हो जा रही है। पता मुझे नहीं समझ में आया कि तेज प्रताप यादव को इतनी जल्दी में एक मॉल से उठाकर गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। तेज प्रताप यादव कुछ भी हैं, लालू यादव के बेटे हैं, राबड़ी देवी के बेटे हैं, और उनके प्रति सहानुभूति है। कल तेजस्वी यादव भी आए तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला कि देखिए, सरकार ने उनके बड़े भैया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो ये जो गोलबंदी हो रही है, वह बीजेपी के खिलाफ यादवों की गोलबंदी हो रही है। और यदि यादवों ने मुसलमानों के साथ मिलकर प्रशांत किशोर को वोट दे दिया, तो लड़ाई तो और भी गहरी हो जाएगी। देखिए, ये हम लोग मान रहे हैं पहले से कि मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ है, और यादव भी ना, यादव तीनों तरफ बटा हुआ था। कुछ बीजेपी के लिए भी लोग मेहनत कर रहे थे, 10-20-5% के लिए, कुछ आरजेडी के साथ तो जाता ही है, और बाकी प्रशांत किशोर के साथ। अब ये हमको लग रहा है ऐसा कि ये एकदम प्योर पॉलिटिकल डिसीजन था तेज प्रताप को अरेस्ट करना। तेज प्रताप को अरेस्ट किया गया, ये इतने संयोग राजनीति में नहीं होते हैं ज्ञानेश्वर जी, की आपने आज रात में तेज प्रताप को अरेस्ट किया, कल सुबह तेजस्वी यादव पहुंच गए, उन्होंने आकर के अटैक किया। तो ये एक हमको लग रहा है कि एक राजनीतिक फैसला था कि उनको पकड़ लो, तेजस्वी आके हल्ला करेंगे, तो यादव का वोट हो सकता है कि सोचे कि भाई तेजस्वी तेज प्रताप पर अटैक कर रही है, सरकार परेशान कर रही है, तो आरजेडी को वोट देते हैं ताकि आरजेडी थोड़ी मजबूत दिखाई दे। तो ये हो सकता है कि एक प्लानिंग के तहत, एक राजनीतिक योजना के तहत उठाया गया हो, और वोटिंग के दिन ही रात में छोड़ दिया जाए, शाम में उनको छोड़ दिया जाए, या कुछ ऐसा। उसके पहले भी हो सकता है जमानत उनको कोर्ट से मिले, लेकिन ये एक मकसद हो सकता है कि
यादवों के मन में ये भाव भरो कि देखिए बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं लालू यादव के परिवार को, तो लालू यादव के परिवार को मजबूती देने के लिए हम लोग चलते हैं, लालू यादव के कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो ये हो सकता है कि संभव हो कि ऐसा एक प्लानिंग के तहत किया गया हो। लेकिन उसमें बीजेपी जो एक और मतलब कायस्थ और कुशवाहा के अलावा बीजेपी जो एक वोट को लेकर के जो हमारी बात हो रही है, लोग आश्वस्त हैं। फॉरवर्ड में ब्राह्मण और भूमिहार से ज्यादा बीजेपी वैश्य वोट को लेकर के आश्वस्त है कि वैश्य का वोट बीजेपी को आएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि चाहे कुछ प्रतिशत की टूट हो, लेकिन वहां भी टूट है, वहां भी टूट है। बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल है, वो और जो सबसे बड़ा खतरा है, आपने वैश्य जाति की बात की, ब्राह्मण जाति की बात की, भूमिहार जाति की बात की, राजपूत जाति, सभी जातियों का समागम भी हो रहा है, मुर्गा पार्टी चल रही है, और सभी में यह खतरा है। अब हर लोग पूछते हैं क्या जेनजी वोट देने के लिए निकल जाएगा, क्योंकि जेनजी अपने गार्जियन की बात भी स्वीकारने को तैयार नहीं है। उसे पता है कि उसके माता पिता या तो मोदी भक्त हैं या मोदी विरोधी हैं, लेकिन इनका अपना फैसला है। अब तो इनकी शब्दावली को हम रोज समझ रहे हैं, रोज याद करने में लगे हैं कि हाई फ्रेंड्स के साथ बातचीत कैसे की जाएगी। मोदी जी ने सीख लिया तो हम लोग को भी तो सीखना ही पड़ेगा ना। देखिए अब तो बच्चे मजाक बना रहे हैं कि मोदी जी अब हाई फ्रेंड से काम नहीं चलेगा, हाई गाइज का ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप हाई गाइज पर आइए तो वो आप हो सकता है वो आ भी जाए। देखिए वो जितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं चीजों को, अभी पहले दिन का वीडियो देखिए जो उन्होंने बनाया था, जो इंस्टा मोड में कितना नजदीक से चेहरा था, दूसरे दिन का वीडियो देखिए, तीसरे दिन का वीडियो देखिए, इंप्रूवमेंट देखिए, मोदी जी के वीडियोज का इंप्रूवमेंट देखिए। वो अडॉप्ट करते हैं चीजों को, और ये अच्छी बात है कि 75 अभी 76 साल का होने जा रहे हैं सितंबर में, वो इस उम्र में अडॉप्ट कर रहे हैं। हम आपको पहले भी बताए होंगे नरसिंह राव के बारे में कि राजीव गांधी ने कहा कि अब लैपटॉप कंप्यूटर पर काम होगा, तो उन्होंने घर आकर के अपने बेटे प्रभाकर से कहा कि भाई तुम कंप्यूटर की बात कर रहे थे, ले आओ, आज राजीव जी कर रहे थे। और कंप्यूटर जब सीखा नरसिंह राव ने तो 6 महीने के बाद वो कोडिंग करने लगे थे कंप्यूटर से। डीटीपी के लिए नहीं सीखा, मेल करने के लिए नहीं सीखा, वो कंप्यूटर में कोडिंग करने लगे थे, कंप्यूटर की भाषा सीख गए थे। तो अडॉप्ट करना चीजों को, ये एक अच्छी बात है जो होना चाहिए है, किसी भी हर व्यक्ति में होना चाहिए। तो ये जो जेनजी वाली बात है, देखिए प्रधानमंत्री अब उनके साथ अपने को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपने साथ, उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं। हाई पावर टास्क फोर्स बना दिया नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में, एक पेपर लीक का बिल लेकर के आए। तो ये सब चीजें वो उनको वो भी जो नुकसान हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन से, उसको नुकसान को कम करने की कोशिश में लगे हुए। लेकिन समस्या क्या है कि अभी जो उनके विरोध में गए, उनके बारे में पता ही नहीं है किसी को कि कैसे उनके साथ डील करना है। बिल्कुल, तो अभी तो उनके माँ बाप ही सीख रहे हैं कि इनके साथ कैसे डील करें। क्योंकि जितने भी हम लोग जितना भी जानते थे, पुराने जमाने के जितने भी नॉर्म्स थे, जितना सोसाइटी का जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट था, वो सारा कॉन्सेप्ट तो बदल दिया इन लोगों ने। बिल्कुल, हम लोग तो रूल बुक के साथ जन्म हुए ना, हम लोग के साथ जन्म के साथ ही एक रूल बुक आ गई थी। उस रूल बुक के हिसाब से सब काम होना था कि क्या कैसे खाना पीना है, क्या पढ़ना है, कहाँ शादी होगी, कैसे घर रहेगा, ये सब हम लोग, अब माता पिता जो कहेंगे वो मानना ही है हमको, ये रूल बुक था हम लोग। लेकिन अब इस पीढ़ी के पास तो कोई रूल बुक है नहीं, उन्होंने तो रूल बुक ही नहीं बनने दिया। और जितने जो पुराने फंडामेंटल्स थे वो सब खत्म कर दिए, तो इसलिए उनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। उनके लिए किसी चीज का, ज्ञानेश्वर जी, कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया है क्या? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका ऑफिस का कॉन्सेप्ट ही डिटैच्ड हो गया ऑफिस स्पेस से। बिना ऑफिस स्पेस के उनका ऑफिस चल रहा है, बिना कहीं बैठे, बिना किसी ऑफिस में बैठे वो अपना ऑफिस चला रहे हैं, बिना किसी अनुभव और बिना किसी उम्र के वो सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। पैसा उनके लिए क्या है? पैसा उनके लिए इंटरनेट और कंप्यूटर के एक कीबोर्ड का स्ट्राइक है कि उससे किया और पैसा कमा लिया। तो जब सारी चीजें उनके जीवन की बदल गई हैं, तो राजनीति में देखिए, सौरभ जोशी जो ब्लॉगर हैं उत्तराखंड वाले, क्या पैसा कमा रहे हैं और क्या अनुभव था। हाँ, और तो मतलब पता नहीं कितने दीवाने हैं, अब तो जहां मर्जी हो रही है जो खरीद ले रहे हैं। तो हम लोग तो मान लीजिए कि ऑफिस खोल के बैठे, वो तो बिना ऑफिस के लैपटॉप से उनका ऑफिस चल रहा है। टाइम एंड स्पेस सब उनका बदल चुका है। उनको हम लोग सक्सेस होने के लिए उम्र के आधार पर प्रमोशन पाते पाते संपादक हुए हो, तो संपादक वो तो पहले ही दिन सीईओ हो जा रहा है, अपनी कंपनी बना रहा है, सीईओ हो जा रहा है, पहले दिन कंप्यूटर पर 4 टाइप करता है, पैसे कमा रहा है। लेकिन यदि ये वोट देने निकल गए तो बांकीपुर पर हम करें, तो आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, और अपने किसी भी पुराने मुहावरे से, किसी भी पुराने नैरेटिव से आप उनको अपनी तरफ नहीं मोड़ सकते। चाहे वो हिंदुत्व का नैरेटिव हो, चाहे देशभक्ति का नैरेटिव हो, कुछ भी करके आप उन सब चीजों से उनको नहीं अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। तो कैसे मोड़ सकते हैं? तो उनके कंसर्न को आपने एड्रेस किया। अभी जो बिहार में हो रहा था, जहां से आपने बात शुरू की, ये उनको हो सकता है कि और नाराज कर दे। हाई हैंडेडनेस दिखाया जा रहा है। एक देखिए,
सरकार में दो तरह, बीजेपी के सरकारों में दो तरह के मॉडल चल रहे हैं। एक भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, मोहन चरण मांझी, विष्णुदेव साय, जयराम ठाकुर, पुष्कर सिंह धामी, ये मॉडल है। और एक मॉडल है हिमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, शुभेंदु अधिकारी वाला। तो सम्राट चौधरी इस वाले मॉडल पर चल रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, देवेंद्र फडणवीस वाले मॉडल में। इसमें है कि कंट्रोल कर लेंगे आप इस प्रशासन से, पुलिस से, अपने नैरेटिव से, अपने पॉलिटिकल पावर से, अपने सोशल इक्वेशन से। लेकिन आप उसमें जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इस जेन जी को नहीं कंट्रोल कर सकते। वो उस कंट्रोल में आता ही नहीं, आपके किसी मुहावरे में नहीं आता है, वो फिट नहीं बैठता है। तो उसके कंसर्न को एड्रेस करिए, उसको एक भरोसा दिलाइए कि आप उनकी जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री को जरूरत पड़ गई ज्ञानेश्वर जी उनको ये भरोसा दिलाने की कि हम ठीक करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो बिहार सरकार को भी उसी लाइन पर चलना चाहिए। और एक तो पहले कहा था, आपने कहा समझौते की बात हुई, समझौते की बात में कहा गया था कि मुकदमा नहीं होगा, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हर स्टेट के लिए कहा है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं कहा, हर स्टेट के लिए कहा है कि आप इस पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करिए कि मुकदमा बच्चों के ऊपर नहीं हो, छात्रों के ऊपर नहीं। तो ये जो है, ये बिहार सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। अभी चुनाव में 72 घंटे का समय है, इस चीज को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप एक बड़े वोट आधार जो आप 20% है जेन जी, उसको होस्टाइल होने से रोक देंगे। आपके साथ आएगा कि नहीं आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन होस्टाइल ना हो जाए, आपके खिलाफ सोशल मीडिया में माहौल न बनाने लगे और जा करके आपके खिलाफ वोट न कर दे, ये रोकना भी बड़ी बात होती है। आपके वोट आधार में महिलाएं ऑलरेडी आपसे अलग अलग चल रही हैं, यूथ भी निकल के अलग चलने लगे, फॉरवर्ड आपके साथ अलग नाराज हो जाए तो फिर चुनाव के नतीजे फिर पहले ही तय हो जाएंगे। इसलिए अभी 72 घंटा डैमेज कंट्रोल का समय है बीजेपी के लिए। तो चलिए देखिए, 72 घंटा डैमेज कंट्रोल का समय है और छात्रों के साथ आपको सहानुभूति दिखानी होगी। और यदि आप उन्हें आतंकी और द्रोही, देखिए बिहार में मुकदमे हो गए हत्या की कोशिश के, हैं मतलब लंबे समय तक, यदि उनका रिकॉर्ड आप खराब करना चाहते हैं, उन्हें हिस्ट्री सीटर बनाना चाहते हैं, तो जेन जी को आज कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कहा है, शुभेंदु अधिकारी को और सम्राट चौधरी को, कि जो दिल्ली में फैसला हुआ है उसको अमल कीजिए, नहीं तो फिर ऐसा कि नेशनल प्रेसिडेंट भी आ गई हैं, तो फिर ऐसा कहीं ना हो कि बिहार ही अगला युद्ध स्थल बन जाए जेन जी को लेकर। तो इसे ध्यान रखना होगा। बांकीपुर में बहुत गर्मी है और इस गर्मी को हम लोग बताते रहेंगे पढ़कर कि तापमान कहां पहुंचा है। फिर कह रहे हैं 52-48 की लड़ाई है अभी, लेकिन यह नहीं कर रहे हैं 52 पर कौन है, 48 पर कौन है, लेकिन बताएंगे जरूर और नतीजे भी वैसे ही आएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।